धन्यवाद सुनील भाई। आप सब लोग विजय भाई के बुलाने पर यहाँ आए, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि मसला ऐसा है और जब आप खेल को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इनके लिए नहीं आए थे, असल में फायदा आपका ही होगा। अभी अभी सुनील ने आपको एक बात बताई कि नासमझी ही समस्या है और मतलब समझ ही समाधान है। मतलब यहां पर मैं इसको खेती या एजुकेशन के एंगल से जोड़कर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा उस मुद्दे पर जिस पर जनता सरकार मोर्चा आज काम कर रहा है। बहुत से मुद्दों में से एक मुद्दा है ये जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए आज यहां खड़े हुए हैं। अपने समाज में नजर दौड़ा करके देखिए, कोई कितना ही बड़ा लैंडलॉर्ड हो, गांव का सरपंच हो, किसी के 50 एकड़ जमीन हो, किसी के 100 एकड़ हो, किसी के पास 1 एकड़ हो या किसी के पास बिल्कुल जमीन ना हो, वो कुछ भी काम करता हो, आप देख रहे हो कि 99% की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक बिरला ही ऐसा होगा जो मौज कर रहा है, बाकी सब के सब कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उतना ही बड़ा कर्जा है, उसके पास उतना ही बड़ा लोन है। किसी के पास 50 एकड़ है, उसने 50 के 50 एकड़ की लिमिट बना रखी है और उसको बेचारे को यह भी नहीं पता कि लिमिट फसल की बनती है लेकिन कागज जो है वो जमीन के जाते हैं। मतलब 20 लाख की 30 लाख की जमीन के ऊपर उसको 70,000 80,000 1 लाख रुपया मिला हुआ है। और सरकार का, बल्कि मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, सरकारों का, हर स्टेट की सरकार की बात कर रहा हूं, उसमें किसी भी पार्टी की सरकार आ गई, उनका एक ही काम है, उनकी ड्यूटी है बकायदा कि हर आदमी के काम को इतना ज्यादा बुरी हालत में पहुंचाना है कि ये आदमी कर्जा ना चुका पाए। और एक दिन आएगा कि कर्जा चुका ही नहीं पाएंगे, ये 100% सत्य है। कैसे नहीं चुका पाएंगे और आपका लड़ना क्यों जरूरी है, ये इस वार्ता के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको यह समझाऊं कि यह व्यवस्था खराब क्यों हुई है, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ठीक व्यवस्था क्या है। जनता सरकार मोर्चा का एक विजन है। जनता सरकार मोर्चा यह कहता है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति का भी शोषण ना हो। यह गलत है क्या? हाँ जी, गलत है क्या? बताइए तो, अरे बताइए तो, शोषण कैसे होता है? मैंने आपके घर में दिहाड़ी करी, आपने मेरी दिहाड़ी की कीमत कम दी। मैंने जो काम किया, मिट्टी का कोई बर्तन बनाया, जितनी मैंने मेहनत करी, मेरी उस मेहनत की कीमत आपने कम दी। किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया और उसकी कीमत अगर सामने वाला कम दे तो यह उसके साथ न्याय है कि अन्याय है? बोल के बताइए। क्योंकि अगर आपको यह समझ में नहीं आएगा ना कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लड़ नहीं पाओगे और आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं अब तक कन्वे कर पा रहा हूं मैं अपनी बात, अगर आप मुझे बताओगे नहीं। ऐसे बुत बने नहीं देखना है आपने मेरी तरफ, आपको बताना है कि किसी के हिस्से का पैसा मारना या उसकी कीमत मारना, उसकी कीमत कम देना न्याय है कि अन्याय है? अन्याय के खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। खास तौर पे अपने साथ वाले आदमी के साथ में, आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका भाई बंधु है, क्योंकि ऐसे ही साथ करते करते हम लोग पूरे के पूरे समाज तक पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब वो अन्याय की कहानी सुनिए। किसी दौर में हमारे समाज में जो लेन देन होता था वो सामान के बदले सामान का होता था, और इस प्रकरण में कई बार किसी व्यक्ति के साथ दबंगई हो जाती थी, अन्याय हो जाता था। तो लोगों ने बैठकर एक निर्णय लिया
कि एक काम करते हैं, चीजों का मूल्य तय कर लेते हैं और उनको किसी एक चीज के रेफरेंस में, किसी एक चीज के बराबर में लेना देना शुरू करते हैं कि फलानी चीज इस हिसाब से जाएगी और यह चीज इस हिसाब से जाएगी, जैसा भी अगले की मेहनत लगी है, जैसे भी अगले ने कीमत रखी है। उसके लिए मुद्रा बनाई गई और ऐसी धातु को मुद्रा बनाया जाए जो संभालनी आसान हो और सबसे बड़ी बात वो जड़ती ना हो, वो टूटती ना और कम ना होती हो। जितनी भी धातुएं अवेलेबल थी, तांबे के भी सिक्के चलाए, लेकिन फिर देखा ना, तांबे के ऊपर भी परत सी जम जाती है। लोहे के चलाने की कोशिश की, लोहा भी जंग लग जाता है तो वो जड़ता रहता है। तो फिर तय किया गया कि सोना और चांदी को मुद्रा के रूप में लिया जाएगा और हम एक दूसरे के साथ चलन में इस तरह से किया करेंगे। यहां तक कि हमारे गांव में सुनार होता था, कम से कम एक सुनार। मुझे अपना बचपन याद है, मेरे गांव में तो होता था, एक सुनार का घर था और जिस गांव में नहीं होता था दूसरा ले आता था। उसको सोने और चांदी के सिक्के बनाने की भी परमिशन थी, बशर्ते कि उसके सोने और चांदी के सिक्के में 1% भी कोई कमी ना हो, पूरा माप हो, पूरा तोल हो उसका। अगर हमारे बुजुर्ग हैं ये समझते हैं। एक दूसरी चीज हमारे बुजुर्गों को एक पता थी। आप में से हाथ खड़ा करके मुझे यह बताएंगे कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत सरकार जितने भी रुपए हमारे छापती है उसके बदले में कुछ सोना अपने पास रिजर्व रखती है किसी को पता? 8-10 लोगों को मालूम है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार कुछ पैसा आपका, कुछ सोना रखती है। कितना पैसा रिजर्व रखती है, कानून कितने पैसे का है, इस बारे में जनता सरकार मोर्चा के से पहले, यानी कि जिन बंदों ने इसके ऊपर रिसर्च की है उनसे पहले और जनता सरकार मोर्चा से पहले किसी ने सरकारों से सवाल नहीं पूछा कि कितना सोना रखा है हमारा इन रुपयों के बदले। लेकिन जब पता चला तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि इतनी बड़ी ठगी, मानव इतिहास की सबसे बड़ी ठगी आपके साथ पैसे के रूप में इन्होंने की। वो कैसे, इसको समझते हैं। जब सोने चांदी के पैसे होते थे तो रुपए जब लेन देन होता था तो शेरशाह सूरी ने 7वीं शताब्दी में 700 ईस्वी में कानून बनाया, लिखित, पहली बार दुनिया में पहली बार लिखित जो कानून बनाया वो शेरशाह सूरी ने बना दिया। और उसके बाद अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने वो कानून ज्यों का त्यों ले लिया। अंकुश भाई हमारे बीच में आए हैं, स्वागत है भाई अंकुश, आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, राजेंद्र आर्य जी भी आए हैं, स्वागत है आपका आर्य जी, आइए प्लीज। गिलास में देता हूं कोई सर। तो क्या हुआ, यूं का यूं कानून अंग्रेजों ने उठा के अपने आरबीआई एक्ट में ले लिया। आप में से कितनों को पता है आरबीआई एक्ट कब बना था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो बना था 1934 में। 1934 में किसकी सरकार थी? किसकी थी जी? अंग्रेजों की सरकार थी, रानी का शासन था। तो वो कानून अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए बनाएंगे कि आपके फायदे के लिए बनाएंगे? समझ रहे हैं? उन्होंने एक कानून बनाया हिल्टन यंग कमीशन के प्रस्तावना के बाद, आरबीआई एक्ट 1934, जिसमें उस कानून को जो का तो ले लिया गया। और जब इसकी एक्सटेंशन चली आगे, उन कानूनों में बदलाव आते चले गए, तो कभी थोड़ी मिलावट की परमिशन दे दी, कभी ज्यादा मिलावट की परमिशन दे दी। लेकिन उस मिलावट से होगा क्या, इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक सुनार की, और उससे आपको समझ में आएगा कि आपके साथ में क्या हुआ। गांव में एक सुनार है, लेन देन का काम हम लोग कर रहे हैं आपस में सोने चांदी के सिक्कों से, और अचानक से सुनार सुझाव देता है आपको
कि काम करो ना, ये इतना इतना सोना जोड़े में घर के लेके जाओ, हो रास्ते में कोई लूट लेगा, कोई और पंगा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो एक काम करो, मेरे पे पर्ची बनवा के ले जाओ और उड़ा जाके उस अगले सुनारते दे दियो, मेरी पर्ची के बदले में उतना ही सुनना था ना और दे देगा, और फिर जिस तरह देना हो दे दियो। गलत बात के सही बात। जैसे सरकार ने कह दिया अगर भाई तुम तनख्वाह लेके जाओ, रास्ते में कोई लूट लेगा, इससे बढ़िया तो क्या करो, खाते में गिर दो और एटीएम कार्ड ले लो, उड़ा जाके कटवा लो या चेक दे दियो, चेक भी तो वो पर्ची है, या फिर एटीएम जाओ, किसी भी एटीएम में जाओ, यहां खाते में गिरवाओ और चंडीगढ़ जाके किसी एटीएम से निकलवा लो। वो एटीएम का सॉफ्टवेयर स्वयं, सुनार का भी सिस्टम सेम आपस में। पैसा लिया, सुनार ने सोना लिया, बदले में पर्ची दे दी। वो पर्ची बंदे ने आगे लेके गया, उसको वहां से सोना मिल गया। फिर उस बंदे ने पर्ची ली, फिर उसने दूसरे को दी, वहां से मिल गया। लोगों ने सोचा थोड़े दिनों के बाद कि यार ये जो पर्ची है इसके बदले में सोना लेके फिर सोना देते हैं, इससे बढ़िया एक काम करते हैं कि अंकुश भाई खाम खाई तू, मतलब मैं ले को सोना दूंगा, तू एक काम कर ले, या पर्ची ले ले और जिससे देनी हो पर्ची दे दियो, पर्ची वाला फिर ले लेगा आके सोना, जिन्हें जरूरत होगी सोने की। वो बोला भाई ठीक है, असल में तो लेन देन के लिए ही था, वो लेन देन का साधन ही था। तो अंकुश ने क्या करा, अपनी पर्ची ले और अगले पर्ची पकड़ा दी, उसने टेस्टिंग करी अगुआ पर्ची चाल लेगी भी कि नहीं, जाके देखा सुनार पे, वो ना फिर सोना मिल गया। ऐसे करके विश्वास जम गया लोगों का पूरी तरह से, भाई पर्ची जब भी दोगे आपको उसके बदले का सोना मिल जाएगा। और बकायदा आरबीआई का जो गवर्नर है वो पर्ची पे लिखा करता कि यार 10 रुपए की पर्ची है, और जोड़ भी जिसके पास भी आप पर्ची होगी मैं उसने दे दूंगा, इसलिए उसके ऊपर दस्तखत लिखे होते थे और ऊपर लिखा होता था मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। समझ गए? तो सुनार की पर्ची चलने लगी ऐसे ही आपस में, और कहानी चलती गई। सुनार के पास 100 रुपए का सोना इकट्ठा हो गया, मार्केट के अंदर 100 रुपए की पर्चियां हो गई। 100 रुपए का मतलब सोने और चांदी के सिक्के, 1 रुपया मतलब चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का। 100 रुपए की पर्ची मार्केट में चलने लग गई। अब जो भी आता उसके बदले में सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, बदले में पर्ची के बदले पर्ची चाहिए, भाई 5 की पर्ची है, मैंने देने किसी तरह 2, किसी तरह 2, किसी तरह 1, तो 2-2 की 1-1 की पर्ची ले लो। वो पर्चियां चलानी स्टार्ट कर दी। और मेरे ख्याल से जो दुकानदार साथी हैं वो तो आपस में बोलते हैं ना 100 की पर्ची दिए भाई, आपस में भी चर्चा आया, पर्ची दिए, पर्ची बोलते हैं। 100 का नोट दिए, नोट बोलते हैं, कभी भी 100 रुपए नहीं बोलते। 100 रुपए तो नई पीढ़ी बोलती है, पुरानी पीढ़ी हमेशा 100 का नोट बोलती है। दिए रहे 10 का नोट, दिए रहे 100 का नोट, क्योंकि उनको पता था ये नोट शब्द ही चलाना है, रुपया शब्द नहीं चलाना है। क्योंकि दुनिया के अंदर आज जो हमारी पीढ़ी है ना, वह तो जो ये पैसा जेब में है ना, यो जो कागज का टुकड़ा जेब में है, अगर मैं कहूं ना 200 रुपए दिए तो ये 200 रुपए पकड़ा देता है। वो सोचता है यूं पकड़ा दिया, ये 200 का नोट है, 200 की वह पर्ची है सुनार वाली, आरबीआई की पर्ची, जिस पर लिखा हुआ है आरबीआई के गवर्नर ने कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जब मर्जी जाके अपने 200 रुपए मांग सकते हो आप जाकर के। लेकिन हमने सोचा यही 200 में चलन लग रही तो 200 में चलानी स्टार्ट कर दी। इसी तरह से उस सुनार ने भी ऐसे ही किया। अब आप एक दिन सुनार बैठा बैठा सोच रहा था, सुनार के घर पैसे कौन थे, पर्ची बन को नहीं रही थी। घराड़ी बोली थोड़ा सोना दे दे, मैंने सामान लाना। सोने की क्या जरूरत है, ले पर्ची ले जा, मेरी पर्ची चलन लग रही थी। तो सुनार ने अपने 2 रुपए की पर्ची बना के दे दी। सुनार के घराड़ी ने तो कौन दिया उससे सोना, वो तो पर्ची बना के दे दी। वह पर्ची जाकर ना उसने विजय की दुकान पे दे दी सामान लेने खातर। विजय ने उससे पकड़ा दिया सामान जो चाहिए था 2 रुपए का। अब मार्केट में कितने रुपये हो गए, मार्केट में कितने रुपये हो गए, 102 की पर्ची होगी, लेकिन सुनार पर रुपया कितना पड़ा, 100। यानी कि अगर जाए 102 के द्वारा अपनी पर्ची लेना आ जाए तो सुनार आखिरी आदमी ने ठगेगा। क्यों जी, नहीं समझ में आई? पहले तो न्यू बता दो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब सुनार का सारा आ गया, सुनार का जीजा आ गया, सुनार का पड़ोसी आ गया, सुनार का भाई आ गया। सुनार ने सब 10-10 रुपए की पर्ची बना के दे दी।
क्योंकि सुनार की पर्ची मार्केट में चला करती। सब न्यू सोच रहे थे कि इसके बदले में भी सोना होगा, दरियावड़ा है, और अपना जब जी करेगा अपना ले लेंगे। सुनार ने 1000 रुपया की पर्ची मार्केट में चला दी, लेकिन असलियत में सोना कितना दरिया 100 का। इब लोगों ने जरूरत कम पड़ा करती, उनने कदे अपना सोना मांगया नहीं, तो उनने क्या करा, जा किसी ने कहा देने भी जाके मांग लिया कि मेरे नाम का मेरे हिस्से का तो दे दे। उसने 20 मांगे, 10 मांगे, 15 मांगे, जितने की भी पर्ची दी सुनार ने उस तो पकड़ा दिया। फिर लोगों का भरोसा बना रहेगा, भाई चाल रही है, फिर सुनार ने 1000 की पर्ची और दे दी, अपने डबियात कह दिया न्यू करो यह पकड़ 2000 रुपये, और विजय की दुकान बिकन लाग रही है, या पर्ची ले जा 2000 की, और जाके उसकी दुकान के 2000, बोला वो दुकान तो 500 की है, अरे 500 की है पर वो बेचना कौन चाहता, तू 800 बोल दे। उन्हें कह देंगे तू पड़ोस में जाके और ले लिए, 2 दुकान आ जाएंगे इतने रुपया में। तो आपका ध्यान है, आपकी जमीन के रेट 2 लाख 3 लाख रुपये होया करते। फिर एक व्यापारी आया दिल्ली तक, और वो आके आप तक कितने को, तू 5 लाख बोल, तू 6 लाख, तू बोल कितने के बोलेगा, कितने की मैं जमीन देगा। वही थी बात, बढ़िया नहीं आपकी गेल है, ये मैं बनी हुई बात कर रहा हूं, ये आपकी गेल बनी ओढ़ है कि सुनार ने अपनी मर्जी की पर्ची छाप कर अपने सगे संबंधी और अपने व्यापारी साथियों को दे दी, और व्यापारी साथियों ने लोगों की जमीनें और प्रॉपर्टियों को उन कागज की पर्चियों के बराबर में रखना शुरू कर दिया, जिनके बदले में सुनार के पास कोई सोना नहीं धरा। नहीं आई समझ में? इसकी दूसरी कहानी बताऊं एक, ये आपको, क्योंकि यही चीज असलियत में आपके साथ होने लग रही। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं बैंक हूं और मैंने छाप लिए 100 करोड़ रुपए और मैंने दे दिया लोन सब तय। क्या मैं लोन बिना कोई चीज गिरवी रखे या बिना सिक्योरिटी के दे सकता हूं क्या आपको? पहली बात तो यह बताओ जी, नहीं दे सकता। अगर आपका मकान 1 करोड़ रुपए कीमत है तो बैंक उसके ऊपर कभी भी 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं देता, वो आपको 70 लाख का, 60 लाख का, 80 लाख का ऐसे देगा, मतलब कीमत से कम का लोन देगा। फिर बैंक आपको कभी भी पैसे नहीं देता, बैंक आपके खाते में लिखता है सिर्फ कि आगे, मतलब आपके सिर्फ अकाउंट में डिजिट है, उसके बदले में आपको पैसा नहीं। अब आप बैंक में जाकर के मांगने लग जाओ कि मैंने 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैनेजर तड़के ते लेगा, सांझ करवा देगा, नु कह देगा 5 लाख आए निकटते देऊं, आज तो 5 लाख आए को नहीं, आवेंगे तो तने देऊंगा। अरे मैंने तो जमा करे थे, कदे हुए कौन देगा? हाँ 90,000 भी 2 दिन में मिले थे। समझ गए आप बात? मतलब बैंक के पास पैसा नहीं है, क्योंकि छापा नहीं है, उन्हें सिर्फ लिखा है, उसने छापा नहीं, सिर्फ लिख दिया, और छापने के बराबर में जितना सोना रखना था वो भी नहीं रखा। वो सारे के सारे दस्तावेज अपने पास अवेलेबल हैं इस टाइम पे, और अपने पास सरकार के साइन करे हुए आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिनकी बदौलत हम बोलन लाग रहे हैं सरेआम खड़े होकर न। जो हिम्मत देता है जनता सरकार मोर्चा को, जब बैंक ने किसी का घर पे ताला ला रखा हो और हम जो सवाल पूछते हैं, अगर बैंक उसका जवाब नहीं देगा तो ताला हम तोड़ांगे उसका, बैंक नहीं रख सकता उसको मालिक बनाकर न। हमने क्या करा, अब मैं बैंक हूं, मैंने 100 करोड़ रुपए बांट दिया आप लोगों को, और मैंने कहा मैं आपसे 10% का ब्याज लेने वाला हूं। इससे पहले ना मार्केट के अंदर रुपया था, पहली बार मैंने आपको लोन दिया था, मार्केट में 100 रुपए पड़े हैं, मैं अपने रजिस्टर में कितने रुपए लिखूंगा? कितने रुपए लिखूंगा साहब? 100 रुपये। आपके पास 100 रुपए, मेरे पास भी 100 रुपए। अब मैंने आपसे ब्याज लेना है 10% का, तो मैं 1 साल बाद कितने रुपए का मालिक हो जाऊंगा? 110 का। और मार्केट में कितने रुपए हैं? 100 ही रुपए हैं। मार्केट में 100 ही है, मेरे पे 110 है। अब मैं यूं कह दूं 1 साल बाद कि भाई मेरे पैसे उल्टे दो, तो सारे जिसने ले रखे हैं अपने लेन देन पूरा करके मेरे उल्टे दे देंगे, लेकिन कितने रुपये नहीं आओगे? 10 रुपये नहीं आओगे। तो अब या तो जो आखिरी मानस है वो न्यू कहेगा बैंक तक है कि साहब 10 रुपये तो कोना बनी बात, फिर 10 रुपये का सामान दे दे। 10 रुपये का सामान या तो बेच के न कितने लिया होगा, मार्केट में रुपया ही नहीं है, तो आखिर में फिर उसको या तो जमीन कुड़की करानी पड़ेगी अपनी मकान दुकान, या फिर वो। और एक और कमाल की बात, अगर कोई बैंक का जानने वाला बैठा हो
आपकी रिश्तेदारी में कोई किसी भी बैंक में नौकरी करता हो, कोर बैंकिंग में करता हो या मैनेजरियल लेवल पे करता हो या कहीं भी करता हो जहां पे बैंकों का खाता और उसका हिसाब किताब लिखा जाता है, आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी बैंक ने अपने खाते में कहीं भी 1 रुपया भी ब्याज की कमाई नहीं बताई। पता है आपको? अगर कोई नु कह देगा तेरा ब्याज देने में तेरा एक गड़ा पटा है, दे देंगे, पर बैंक कितने लिखा हुआ दिखा देगा ना, हमारे पे ब्याज लेना है। वो जब हमसे पैसे लेता है ना, हमको तो ब्याज बताता है, लेकिन अपनी सर्विस, अपनी जो लेजर होती है, अपना जो बही खाता होता है, अपनी जो वो जो बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर वो सर्विस चार्ज लिखता है, उसमें कभी भी ब्याज नहीं लिखता। लेकिन मोटे तौर पे और अगली कहानी बताता हूं, आप में से बाइक का लोन, कार का लोन, घर का लोन, दुनिया भर के लोन आपने लिए ही होंगे कभी ना कभी बैंक से। जब आप लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है, पहले आपसे ब्याज वसूलना शुरू करता है शुरू में। क्यों जी? ब्याज वसूलता है। जब वो ब्याज वसूलता है तो जितना भी लोन आपने लिया था, आपने जो पहली किस्त दी, मान लो आपने पहली किस्त दे दी 10,000 रुपए की और लोन है आपका मकान का 20 साल का, तो आपके 10,000 रुपए बैंक के पास कितने साल तक पड़े रहे? 20 साल तक। अगली किस्त दी, वह 20 साल में तो 1 महीना कम, अगली किस्त 20 साल में तो 2 महीने कम, इतने दिन तक पड़े रहे ना। क्या बैंक उस पैसे को रख के सुरक्षित रख लेता है या अगले बंदे को ब्याज पे दे देता है? यानी कि आपने जो पैसा दिया उसका ब्याज भी खाया, उससे बिजनेस भी किया, साथ में उस पैसे को किसी और को ब्याज पे भी दे दिया, साथ में उससे और कमाइयां भी कर ली। इस हिसाब से सिर्फ ब्याज का रेट अगर चक्रवृद्धि लगाते हैं कि आपका पैसा कितने दिन तक बैंक के पास पड़ा रहा, तो आप हिसाब लगाओगे ना तो लगभग 48% से 50% का रेट होता है बैंक का कमाई का एक साल में अपनी पूंजी के ऊपर। तो अगर मैंने 100 करोड़ रुपए छापे थे तो एक साल बाद इस हिसाब से मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा? 150 करोड़ का। और मार्केट में रुपया कितना पड़ा है? 100 करोड़। मतलब एक ही साल के बाद बैंक जो है वो 50 करोड़ फालतू का मालिक हो जाएगा। यानी कि या तो 50 करोड़ रुपए बैंक के डूबेंगे या फिर 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होएगी। अगर मैं अधिकारी हुआ, अगर मैं सुनार का या सरकार का रिश्तेदार होया या बिजनेस पार्टनर होया या फिर इलेक्शन में चंदा देने वाला हुआ, तो मेरे से बैंक वसूल नहीं कर पाएगा, मैं तो मौज करूंगा। लेकिन अगर वो गरीब आदमी होया, अकेला होया, समाज साथ में खड़ा नहीं होएगा और बदनाम होया, उसकी जमीन को कुड़की होने से कोई रोक नहीं पाएगा। समझे कहानी? लेकिन 50 करोड़ रुपए बैंक के डूबने तय हैं। इस हिसाब से जितने रुपये भी बैंक में पड़े हैं, हमने बैंकों से सवाल पूछ लिया कि आपके पास असली रुपया कितना है और हवा में छापा हुआ रुपया कितना है। ये दो बातों को गौर से समझिएगा। ब्याज का रुपया असलियत में कहीं भी नहीं है और बैंकों को वो पैसा छापने का अधिकार भी नहीं है। कोई कानून नहीं है कि बैंक ब्याज का पैसा छाप सके। बैंक छाप सकता है, कुछ अमाउंट है जो वो छाप सकता है। पहली अमाउंट है जब पैसा उसे किसान को देना हो, किसान को छोड़ो, उत्पादन को देना होता है। जब भी उत्पादन होगा केवल उतना पैसा बैंक छाप सकता है, और वो भी बैंक नहीं छाप सकता, वो भी आरबीआई छापता है। जैसे किसान ने एक दाना डाला, अगर बाजरे का है तो हजारों की संख्या में दाने निकल आएंगे, मक्की का है तो सैकड़ों की संख्या में निकल आएंगे, गेहूं का, जीरी का है तो उस हिसाब से निकलेंगे। यानी एक दाने के कई दाने बनना सिर्फ खेत में संभव है। या फिर किसी ने जाके अपनी मेहनत करी, खोदा और उसमें से कोयला निकल आया, या फिर सोना निकल आया, एल्यूमिनियम निकल आया, जस्त निकल आया, फिर उसका धातु में परिवर्तन करके कुछ करके फिर उसकी वैल्यू बनती है, वो उतना पैसा छाप सकते हैं। या फिर सर्विस सेक्टर के बराबर का जो अपनी सर्विस चार्जेस का, और जो पैसा छाप सकता है वो है मूलधन।
ब्याज कभी नहीं छाप सकता। इसलिए बैंक क्या करता है, जब आपसे ब्याज वसूलता है उसको उसी टाइम फिर से आगे लोन पे दे देता है और उसको मूलधन बना देता है ताकि उतना ही पैसा फिर से छाप सके। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में 100 रुपए और बही खाते में 150 रुपए, तो 50 रुपए की जमीन नीलाम होएगी। हमने बैंकों से पूछा कि असली रुपए कितने हैं आपके पास छपे हुए और केवल कॉपी में लिखे हुए हवा के रुपये कितने हैं, तो बैंकों ने आज से 2 साल पहले हमारे को जवाब दिया था कि हमारे पास इस टाइम 10 में से 1 रुपया असली है और 9 रुपए हवा के हैं। मतलब यह हुआ कि 100 में से 10 रुपये असली हैं और 90 रुपए हवा के हैं। कहने का मतलब जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जिस दिन बैंक डूबेगा या जिस दिन बैंक ने डिजिटल करेंसी लानी हुई, आप में से केवल 10% लोग ही अपना पैसा चुका पाओगे। 90% लोगों को या तो बैंकों को कहना पड़ेगा कि हमारे पास है नहीं, या फिर अपनी जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, भैंस, डांगर, जो भी ट्रैक्टर जहां पे भी लोन ले रखा वो बैंक उठा करके ले जाएगा। ये 90% लोगों के साथ होने वाला है। आज जाकर के सर्च कीजिए, गूगल के ऊपर कभी भरोसा मत करना, लेकिन आंकड़ों के साथ गूगल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो आंकड़े बता रहा हूं, आज के टाइम पे भारत के अंदर कितना पैसा सर्कुलेशन में है, किसी को मालूम है? मालूम है? भारत के अंदर कितने रुपए के नोट छपे हुए हैं? 34 लाख करोड़ रुपए के। कितने के? इसका मतलब 34 लाख करोड़ के अगर नोट हैं तो मार्केट में अगर 34 लाख करोड़ हैं तो देनदारी कितनी होनी चाहिए लोगों की? 34 लाख करोड़ होनी चाहिए। लेकिन देनदारी कितनी है भारत के लोगों की मालूम है? 156 लाख करोड़। यानी 34 रुपए मार्केट में है और 156 रुपया का कर्जा देना है मार्केट ने। इसका मतलब 122 रुपया का सामान बैंक का होने वाला है। समझ गए? ये तो आंकड़ा है भारत सरकार का भाई साहब। कितना है? 122 लाख करोड़ रुपए का। और बैंकों के अंदर एफडीआई लाने की और बैंकों को प्राइवेट करने की योजना चल रही है, सुना होगा। सोचो 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अगर बैंकों की हो जाएगी, उसमें किसान के किसान क्रेडिट कार्ड भी हैं, उसमें गाड़ियां भी हैं, मकानों के ऊपर लोन भी हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर लोन भी हैं, डांगरा पे भी है। अगर वह सारी प्रॉपर्टी बैंक की हो जाए और बैंक अडानी का हो जाए तो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाएगा? अडानी। और अडानी का मालिक कौन है? वो जो इंग्लैंड में वॉल स्ट्रीट, लंदन में जो वॉल स्ट्रीट है वहां पे चलता है ये सेंसेक्स, वहां पे चलता है ये शेयर मार्केट। उस शेयर मार्केट को कंट्रोल जो कंपनियां करती हैं, उसी कंपनियों के षड्यंत्र के खिलाफ जनता सरकार मोर्चा लड़न लग रहा है। कहने का मतलब है कि जो 1947 से पहले पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजों का राज था, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग का राज है। ये आज हम आपको बता रहे हैं। जैसे उन्होंने पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए 1947 से पहले आक्रमण किया था खुद जाकर, अब उनको आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने कुत्ते यहां पाल लिए हैं, जिनको हम लोग नेता बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के रूप में पड़े हुए हैं और जो अलग अलग लोग बैठे हैं आपस में बांटने का काम करते हैं। यानी कि आपके ही आसपास का नेता उनके साथ मिलकर ऐसी पॉलिसी बना रहा है कि किसान की जमीन नीलाम होके कागज जाएंगे बैंक में, उसका खर्चा तो बढ़ेगा, बीज के नाम पे खर्चा, दवाई के नाम पे खर्चा, खाद के नाम पे खर्चा, मेहनत के नाम पे खर्चा, मशीन चलाने के नाम पे खर्चा, पेट्रोल डीजल का और मशीन का भी खर्चा। एक मशीन इतना खत्म पुरानी नहीं होती, इतना नई मशीन आले है, खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन आमदनी के टाइम पे आमदनी नहीं बढ़ेगी साहब। समझे बात? जैसे मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, कई बार ये लोग आपको बकाने के लिए बकवास करेंगे।
मतलब आपको सवाल उसका जवाब नहीं देना आएगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि अगर आपको पता हो कि ये बातें मैं कह देता, अगर मेरे को पहले पता होती तो मैं कर देता। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, 1 किलो चीनी 40 पैसे में मिलती थी। 1 किलो चीनी 40 पैसे में मिलती थी। चावल जो थे 12 रुपए किलो था, प्रति किलो। दूध का रेट था 12 पैसे प्रति लीटर। गोल्ड का रेट था, सोने का रेट था 88.62 रुपए 10 ग्राम का। पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर, और फ्लाइट का किराया दिल्ली से मुंबई का 140 रुपए होता था, जो कि आज कभी कभी 6,000 कभी कभी 8,000 होता है। इस हिसाब से 1947 में 1 रुपए में जितना सामान खरीदा जाता था, आज वो लगभग 300 से 800 रुपए में मिलता है। ऐसा कैसे हुआ? कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जरूरत जो है वो मतलब ज्यादा की है और पैदावार कम होती है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो आपके पास होने बड़े जरूरी हैं। सरकार ये कहती है कि हमारे देश में सूखा पड़ा था, आजादी के बाद अकाल पड़ा था और हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं था। लेकिन सरकार यह नहीं बताती आपको कि 1860 में 1857 की क्रांति हुई, उसके 3 साल बाद भी पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का, निर्यात का 48% अकेला भारतीय कॉन्टिनेंट से होता था, इंडियन कॉन्टिनेंट से। इंडियन रीजन बोलते थे अंग्रेज उसको। मतलब पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट पे 48% भारत का। पूरी दुनिया की जीडीपी का 24% से कभी नहीं आया भारत। उसके देश के अंदर अकाल कैसे पड़ गया? आपको खबरें कैसी मिलेंगी? आज अगर आपसे 1960 और 1965 की खबरों के बारे में जानना पड़े तो आप कहां से लेके आओगे? आज खबरें अखबार से ले आओगे ना। उस टाइम अखबार में के छपया था। अच्छा, 2019 में और 20 में और 21 में और 22 में जब तक जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने इस लॉकडाउन को बंद कराने की कसम नहीं खाई थी, ये लॉकडाउन भी बंद कराया और घर घर जाके सुए ठोकन लग रहे थे वो भी बंद कराया, आपने देखा होगा। मान लो आज से 50 साल बाद, क्योंकि 1965 में कई साल हो गए, आज लगभग 60 साल हो लिए। आज से 60 साल बाद आपके पोता पोती अगर 2020 के बारे में गूगल करेंगे तो 2020 में दुनिया में एक ऐसी बीमारी आई थी जिसमें लोग चलते चलते मरा करते, लोग एक दूसरे का हाथ लाने भी डरा करते, और लोगों को एक सरकार आई थी जिसमें यो मुख्यमंत्री था और यो प्रधानमंत्री था, उसने बचाए थे इंजेक्शन लाके। अखबार में तो ये लिखा पाओगा ना। समझ रहे हैं बात? यानी आपके पोता पोती के पास जो इंफॉर्मेशन होएगी वो झूठी होएगी। असलियत तो क्या है आपको पता है ना, कि लोग इलाज ते मरन लाग रहे हैं कि बीमारी ते मरे थे। असलियत में तो स्मॉल पॉक्स के बारे में भी आपको कैसे पता, पोलियो के बारे में भी आपको कैसे बताया? किसने बताया आपको? आपको सरकारों ने बताया और डॉक्टरों ने बताया। और सरकार और डॉक्टर को बनाने का काम कौन करता है आपको मालूम है क्या? सरकारों को कौन बनाता है? उद्योगपति। आपसे 1-1 रुपए का हिसाब मांगेंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा जमा हुआ है आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बता पाएगी कि इसका पैसा कहां जमा हुआ। आपसे हिसाब मांगा जाएगा। डॉक्टरों को कौन बनाता है? सिलेबस कहां से आता है डॉक्टरों वाला एलोपैथी का? WHO से। WHO को किसने बनाया? कभी रिसर्च करने की फुर्सत ही नहीं है। WHO को किसने बनाया? WHO को बनाया यूनाइटेड नेशंस ने। किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया? फ्लेक्सनर रिपोर्ट के आधार पर। फ्लेक्सनर रिपोर्ट किसने दी? फ्लेक्सनर कमीशन ने दी। फ्लेक्सनर कमीशन का अध्यक्ष कौन था? अब्राहम फ्लेक्सनर।
अब्राहम फ्रैक्शनर को वो रिसर्च करने के लिए फंडिंग किसने दी? उसको दी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। किसने दी? अब दूसरी कहानी सुनो। अपने को अकाल की कहानी सुनाकर हमको कहा कि तुमको हाइब्रिड बीज बोने पड़ेंगे, खाद बीज दवाइयां डालनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम पैदावार पूरी नहीं कर पाओगे। ये हाइब्रिड बीज और पेस्टिसाइड और डीएपी यूरिया खेतों में डालने की रिकमेंडेशन भारत सरकार को किसने दी? पता है क्या? सर्च करना, 1971 में मिलेगा, रॉकफेलर फाउंडेशन। इराक के ऊपर अमेरिका का अटैक हुआ, सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियार है ऐसा कह करके उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी तोड़ा गया। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास और पूरे इराक में तो कहीं भी जैविक हथियार नहीं मिला। बाद में जब इराक के आक्रमण के बाद पूरी कहानी स्पष्ट हुई और सारी चीजें नॉर्मल हुई तो पता चला कि इराक के 60% कुओं के ऊपर, जो तेल के कुएं थे, उनके ऊपर मालिकाना हक हो चुका है रॉकफेलर फाउंडेशन का। खेल समझ रहे हो? इराक का युद्ध भी रॉकफेलर फाउंडेशन अपने तेल के कुओं के लिए लड़ रहा है। एलोपैथी का जो प्रचार कर रहा है वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन कर रहा है। एलोपैथी के प्रचार के लिए हार्ट अटैक के, ब्रेन हेमरेज के, लकवे के, आपके पास ब्लड प्रेशर के, शुगर के, और भाई किडनी पेशेंट के, लीवर पेशेंटों के, और सिर के दर्द के, उसके लेडीज में पीरियड्स के दिक्कतों के, मिसकैरेज के, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जितनी दवाइयां बनती हैं, उन दवाइयों की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप बीमार पड़ोगे, और बीमार तो तब पड़ोगे ना जब आप केमिकल खाओगे। केमिकल तो तब खाओगे जब आपके खेत में पड़ेगा। इसलिए खेत में जहर गिरना भी उसी कंपनी ने स्टार्ट किया जिस कंपनी की आज सारी दवाइयों की कंपनियों में मालिकाना हक है। भाई साहब, जितनी बड़ी बड़ी टेस्ट की दुकानें हैं, जितने मेडिकल फार्मा के जितने हैं, उन सब का मालिक वही रॉकफेलर फाउंडेशन है। और उसी रॉकफेलर फाउंडेशन ने खेल खेला। सारे पेस्टिसाइड कंपनियों का मालिक वही रॉकफेलर फाउंडेशन। ये एनएफएल किसके इशारे पर चल रहा? रॉकफेलर फाउंडेशन के इशारे पे। और हमको मालूम ही नहीं। क्या पता दवाई भी खरीदने लग रहे उन्हीं पे, इलाज भी उन्हीं पे खरीदने लग रहे, पेट्रोल तड़के मोटरसाइकिल का किक मारा, रॉकफेलर की जेब में रुपया जावे, गाड़ी की सेल्फ मारा, ट्रैक्टर की सेल्फ मारा, रॉकफेलर फाउंडेशन की जेब में पैसा जावे। अस्पताल में जाके मैडम का, घराड़ी का, माँ का, बाप का, बच्चे का टेस्ट करवावा, रॉकफेलर के पास पैसा जावे। और हमको मालूम ही नहीं है। वही रॉकफेलर फाउंडेशन। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि ये काम कौन कर रहा है आपके लिए, ये सारी रिकमेंडेशन रॉकफेलर ने तो कौन करी? उसने तो अपना नाम गुप्त रखा पीछे से, उसको तो किसी ने भी नहीं बताया आपको। ये तो रिसर्च करने वाले कुछ पागल लोग हैं जिन्होंने करके बता दिया आपको। अब सरकारों ने किया, और सरकारों ने हमेशा यह कह करके किया कि आपका फायदा होगा। यही कह के किया ना। अभी आपको क्या कहा? डिजिटल पेमेंट करो, आपका फायदा होगा। डिजिटल पेमेंट करने की जबरदस्ती कब हुई आपके साथ? जब आपको घरों में कैद रहना पड़ा। घरों में कैद रहने का प्रोपेगेंडा, इसका मतलब डिजिटलाइजेशन करने का पूरा खेल था। आपकी फसल का ब्यौरा चाहिए उनको, हर दाने का ब्यौरा चाहिए, आपके खेत की जमीन का भी रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्री, घर के मकान की भी रजिस्ट्री, गाड़ी की भी रजिस्ट्री, आपका लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका खेत का कनेक्शन, आपके मोबाइल के कनेक्शन, आपके जितने कनेक्शन हैं सबका डेटा इनको फैमिली आईडी में और आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ चाहिए, गैस का कनेक्शन तक। क्यों भाई? ये जो ऑनलाइन कर रहे हो ये कंपनियां किसकी हैं? कभी पूछा है आपने? सारा विंडो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट किसका है? एंड्रॉयड किसका है? मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है वो उसी आदमी का है जिसके, जो आपके घरों में एक लैपटॉप और कंप्यूटर है उसके अंदर विंडो चलती है माइक्रोसॉफ्ट, और वो उसका नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है? वही बिल गेट्स जो आजकल मोदी जी ड्रोन के ड्रामा कर रहे हैं ना, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आएगी आपके खेतों के अंदर, ड्रोन खेती करेंगे। वो ड्रोन जो खेती कर रहा है, फार्मिंग विदाउट फार्मर का दस्तावेज है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के कागज के अंदर नीति आयोग का सितंबर 2016 का बिल गेट्स का बयान है, जिस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू का न्यू बकवास करी थी कि भाई हम एक ऐसी खेती की योजना बना रहे हैं जिसमें खेती विदाउट किसान करेंगे। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, और वो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है जॉन डीरे ट्रैक्टर की, और जॉन डीरे ट्रैक्टर है बिल गेट्स का। किसका?
जितने टीके लागन लाग रहे बड़का का है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट है बिल गेट्स का। जितने बाजार में बीज हैं, हाइब्रिड बीज और जीएमओ हैं, उनका मालिक है बिल गेट्स। और दुनिया के सारे ओरिजिनल बीज स्वालबार्ड सीड वॉल्ट नॉर्वे के अंदर इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जिसका मालिक है, जिसके फंडिंग देता है सबसे ज्यादा बिल गेट्स। जो डांगरा का आईवीएफ सेंटर है, डांगरा का भी तो आईवीएफ सही होगा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं उसको। और जो मनसा का जो आईवीएफ सेंटर हैं, उनके ऊपर जितने बीज आए हैं, मानस का बीज, डांगर का बीज और खेत का बीज, तीनों बीजों की पेटेंट जो कंपनी है जिसके नाम पे पेटेंट है, वो टेक्नोलॉजी का नाम किसके नाम पे पेटेंट है? बिल गेट्स। बीज बिल गेट्स के, उसके बाद खाद डीएपी यूरिया रॉकफेलर का, पढ़ाई उन्हें की जो मैं पढ़ाऊंगे आपके बच्चे को, डॉक्टरी की भी, इंजीनियरिंग की भी। भाई जिस टाइम पे हमारे वाले बुजुर्ग बनाया कर दे हुए तो जमीन आज हुए तो बिल्डिंग आज भी खड़ी, और जब से ये इनकी पढ़ाई वाले, इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई वाले हैं, वह सारे पुल के पुल गिर लिए। 2 साल भी नहीं हुए ये जो हाईवेज बने थे, आए क्यों न्यू के न्यू बहन लाग रहे पानी में। ऐसा कैसे? क्योंकि आपको उलझा दिया इधर कि तुम जुट जाओ पैसा कमाने में, तुमने भाईचारा नहीं कमाना। क्योंकि भाईचारा कमा लिया तो जो करीब भाईचारा कमा रखा था, तो इतने मानस इकट्ठे कर दिए आज विजय ने। जय आपस में ना जान दे होंगे तो क्यों करावे हैं ये लोग आपस में? तो ये जय चाह रहे हैं कि ये आपस में इतना कट जाने चाहिए कि एक आदमी के बुलाने पे जावे नहीं। तो इसलिए इनको कटने का एक ही रास्ता है, एक तो सारे ने कर्जदार बना दो, एक सारा ने न्यू भरोसा दुआ दो, भाई भाई का नहीं होता, दोस्त दोस्त का नहीं होता, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सारे आपस में न्यारे न्यारे लड़े जाओ। और फिर न्यारे न्यारे लड़े जाओगे तो 90% की जमीन पर काबू करना आसान हो जाएगा। भाई अब क्या होगा? लोन देने के लिए कंपनियां अपने को मजबूर करती हैं, बैंक की कंपनियां कह रही है ना अभी आपको, 10वीं की सनद पर ले लो, 12वीं की सनद पर ले लो, घर पर ले लो, डांगर पर ले लो, ट्रैक्टर पर ले लो, पुरानी कार हो रही पुरानी पर ले लो, क्या है पर ले लो, लोन ले लो लोन। क्योंकि जैसे ही आप लोन वाले कागज पे साइन करते हो, उतने रुपया अगले छाप ले हैं गेल की गेल। और आप तक तो देवे हैं डिजिट। और अपने भाई जो से भाई बतूजा मैंने कहा था, सनार अपनी घराड़ी ने देते रुपये। अडानी को मिलता है पैसा, आपको मिलते हैं सिर्फ डिजिट। आपको पैसा नहीं मिलेगा बैंक में जाओगे तो भाई साहब, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है पैसा। तो अब मैं आपको जो बता रहा था, क्या आपको रुपए और नोट में अंतर मालूम है? किस किस को मालूम है रुपए और नोट में क्या अंतर है? ये तो सारे जैसे माड़े। रुपये के बारे में जब भारत सरकार से चिट्ठी लिख के हमने पूछा, तो भारत सरकार ने बोला आपके 1 रुपए की जो कीमत है वो है 777 मिलीग्राम सोना। कितना कितना जी? 777 मिलीग्राम सोना, लगभग 0.25 ग्राम सोना के बराबर आता है, जिसकी टोटल कीमत अगर इन नोटों में गिनी जाए, ये जो नकली नोट हैं इनमें अगर इनकी कीमत गिनी जाए तो वो लगभग 4800 के करीब बनती है। यानी कि आपका अगर 4800 रुपए का लोन है तो वो आप 1 असली रुपए में चुका सकते हो। कितने रुपए में? 1 रुपए में। यानी कि अगर किसी का 5 लाख का लोन है तो लगभग 102 या 103 रुपए में चुकता हो सकता है वो लोन। और इसका प्रैक्टिकल करा हमने। भाई एक बात बताओ, आप सिंपल सी बात बताना, बैंकों के पास एम्प्लॉय की कमी है क्या? कर्मचारियों की कमी है क्या बैंकों के पास? वकीलों की कमी है क्या? वकीलों की पूरी फौज है बैंकों के पास, लीगल सेल होती है। हमने एक अपने साथी को गाड़ी दिलवाई, 2 साथियों को गाड़ी दिलवा ली हमने, जनता सरकार मोर्चा वालों ने। हमने कहा तुमने एक भी किस्त नहीं भरनी गाड़ी की, किस्त भरेगा मोर्चा। हमने क्या करा, एक को दिलाई 10 लाख की, एक को दिलाई 5 लाख वाली। टेस्टिंग कर रहे थे हम न्यू देख रहे थे कि भाई कदे खाम मन खाई में किसी एक जुकर आप लोगों तक कह दिया अगर न्यू कर दो और लागे जूत फिर मारे। भाई समाज में जावा कम से कम दोबारा मुंह दिखाने लायक तो रहने चाहिए कि नहीं? तो हमने क्या करा, पहले अपने आदमियों पर टेस्टिंग करके देख ली।
हमने 5 लाख का लोन लिया, गाड़ी ली, गाड़ी लेते ही हमने बैंक को एक चिट्ठी लिखी कि अरे हमने तो थार पे पैसे मांगे थे, रुपये मांगे थे, तने रुपये तो दिए नहीं मेरे ते, तने तो डिजिट ट्रांसफर करे। फिर दूसरी बात, मैं तो तेरे न्यू सोच के ना डील कर रहा था कि तू मेरी गल फेर व्यवहार करेगा, तन तो मेरी गल धोखा करा, तन तो मेरे ते नकली नोट दे दिए। हम लोग इस नोट को नकली नोट बोलते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये असल में नकली है। अच्छा एक बात सोचो, आप आपके दादा के टाइम पे जब 1 रुपए की कीमत थी 11.66 ग्राम चांदी, कितनी थी जी? 11.664 ग्राम चांदी थी 1 रुपए की। आपके दादा के 10 रुपये पड़े हो तो 10 तोला चांदी होगी, ठीक है जी। अब सरकार के पास जाओ, बैंक में गए तो बैंक में जमा कराने चले जाओ तो सरकार जमा करेगी 10 रुपया में, कितने में? लेकिन वो तो चांदी तो गणे की है, वो तो आज के टाइम पे कितने की होगी? मेरे ख्याल 50,000 रुपए किलो है, 50-60 के करीब होगी, उस ये रेट होगा। अब उस हिसाब से आप ला लो हिसाब, 10 रुपया में तो कौन ही इतनी आवे, लेकिन सर बैंक का अब 10 रुपए ले लेता है। हम बैंक के पास कुछ पैसे लेके गए, वो कहां है उसका सुनील वाला? हाँ नहीं, वो दूसरे कहां है? चलो 1 सेकंड के लिए बता देता हूं। वो सुनील अभी बाहर चला गया, उसके पास वो पड़े हुए हैं। मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा जिसमें हमने दिया, वो आपको चाहिए तो इसके फोटोग्राफ हम भेज देंगे आपको। ये एक रुपया है भारत का, ये है 1919 का रुपया, और इसके ऊपर लिखा है वही जो आपके पास पैसा है उसमें लिखा है, इस पे लिखा है 1 रुपी इंडिया। आपके पास भी यही लिखा होता है 1 रुपया, और पर लेकर ना लिखा हुआ भारत, है ना जी, 1 रुपी इंडिया। ऐसे ऐसे हम लोग 4 नोट लेकर, 4 सिक्के लेकर बैंक में गए थे। हमारे जो वर्मा जी हैं जो इस पूरे मिशन को लीड करते हैं, वो लेके गए थे बैंक में। उन्होंने बैंक को बोला कि जी मैं ये पैसे जमा कराना चाहता हूं, ये पैसे कितने रुपए में जमा होंगे? तो बैंक ने कहा जी 4 रुपए में जमा होंगे। वो कौन से थे? एक था 1892 का, एक था 1942 का, एक था 2009 का, और एक था कागज का। हमने क्या ये जमा कराने हैं, तो वो बोलते हैं जी 4 रुपए में जमा होंगे। भाई 4 रुपए में? फिर पूछा जो वापस दोगे तो भी यही 4 रुपए दोगे? बोला ना, फिर वह देवांगे जो आज आड़े हैं। इसका मतलब जो हमारे दादा ने जो कमाया था सोना और चांदी, वो आपने जब लिया और बदले में बेटे ने जो कागज का नोट दिया, वो तो सारा पलट के दे दिया ना। नहीं समझे? आपके दादाजी ने जो पैसा कमाया था वो सोने और चांदी के रूप में कमाया था। आप जो पैसा कमा रहे हो वो कागज का कमा रहे हो। हमने पूछा इसको छापने की परमिशन किसने दी? वो बोला कानून ने दी। तो कानून तो ये कह रहा है कि 1 रुपए के पीछे हमारे पास 770 मिलीग्राम सोना हमारा रखा होना चाहिए। इसका मतलब तो हम जब चाहे अपना सोना वापस ले सकते हैं, क्यों जी? तो हमने ये कहा जब बैंक को, जब हमने चिट्ठी लिख के भेजी गाड़ी लेने के बाद, तो जी न्यू बताओ यो रुपया जो है यो असली दिया मारता है, नकली दिया? क्योंकि हम असली रुपए में चुकता करना चाहते हैं और हमको पता लग चुका है कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अगर फ्रॉड नहीं किया है तो हमको लिख करके भेजो, हमारे से कल ही पैसा ले लो, नहीं तो जब तक आपका जवाब नहीं आएगा हम लोग एक सिंगल पैसा तुमको देने वाले नहीं है। असली रुपया थारा इतना बना है, जितना थारे 5 लाख में रुपये कमाए, जितना सोना आवे है उसी हिसाब से हमारा सोना और चांदी इतने रुपया में आवे, ये 100-105 रुपए में। इसका चेक हम भेज रहे हैं, इस चेक का हमारे खाते में से असली रुपया निकाल लेना। हम ये नहीं कहते रुपया निकाल लेना, क्योंकि बैंक ये खेल खेल रहा है इस कागज के नोट के और इस डिजिटलाइजेशन के खेल के पीछे। वो चाहता है कि आपका सारा बंद हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी भाई साहब, सैकड़ों की संख्याओं में हम लोग एप्लीकेशन लगा चुके हैं। आज तक बैंक के किसी भी लीगल सेल से एक भी मैनेजर का जवाब वापस नहीं आ लिया।
बैंक ने न्यू कहण में के तकलीफ है कि जुन से रुपये लिए थे वहीं दे दो भाई, न्यू तो कहण में कोई तकलीफ नहीं, इतना ही कह दो हम तो न्यू बाट देख रहे। तो बैंक किसी तरिया मारता न्यू कह दे कर जुन से रुपये लिए थे वहीं दे दो, क्योंकि वो कहते ही बैंक फंसता है, क्योंकि ये रुपये नकली हैं, असली नहीं है। ये नकली क्यों है इसका मैं आपको कारण बताता हूं। इस नोट के ऊपर जो एक प्रॉमिस लिखा होता है गवर्नर का, उस प्रॉमिस का काम क्या है, वो आपको वादा है गवर्नर का, और वादा होता है एफिडेविट। और एफिडेविट की खासियत क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अपना एफिडेविट नहीं बदल सकता। एक बार दे दिया तो मान लो मेरे आपने कुछ एफिडेविट पे लिख के दे दिया ना, वो वादा पत्र होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तो वो जो वादा है वो गवर्नर का वादा है देश की जनता के प्रति कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 1968 से पहले हमारे नोट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा होता था ये वादा, हिंदी में नहीं होता था। और उसमें क्या लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। अभी सुनील आ जाएगा, उससे आप देखना चाहो वो नोट देख सकते हो। मेरे पास 10 रुपए के घर रह गए, कोई बात नहीं। और 10 रुपए के नोट की फोटो भी हमारे पास, 5 रुपए वाले की भी, वो मैं आपको भेज दूंगा। अपने हाथ से खींची हुई है, गूगल पर तो डाउनलोड करी हुई नहीं है, हमारे पास वो नोट हैं, इस टाइम पे अवेलेबल हैं। और जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूं ना, इन सब के सबूत है अपने पास, भारत सरकार के अधिकारियों की मोहर लागे हुए सबूत हैं। इसलिए कोई भी काम फ्रॉड नहीं कर रहे हम। ऑनलाइन सारा कुछ चलन लग रहा है, सारे दुनिया छोड़ने लग रही है, सारी दुनिया को कहने लग रहे, और हम बाट देख रहे किसी तरह के। आज कोई आवे यहां नीलामी करने के लिए और उसने पूछा कि तू फ्रॉड के आदमी के साथ कैसे आ गया, पुलिस वाला कोई आएगा उससे पूछेंगे कि तू फ्रॉड आदमी के साथ कैसे आया। बैंक तो फ्रॉड कर रहा है टोटल पूरे देश की जनता के साथ, पूरी बैंकिंग प्रणाली फ्रॉड कर रही है। हमने जब उनसे पूछा, ये 5 रुपए हैं, ये वही 5 रुपए हैं, इसके पास अभी मिल गए अपने अमरिंदर के पास में। आप देखोगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपी एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। इतनी लंबी लाइन तो नहीं लिखी होंगी आपके वहां, आपके वाले नोट पे। तो जैसे ही इन्होंने 1968 के बाद ये वचन खंड बदला गवर्नर का, उसी टाइम ये नोट नकली हो गए। अब वो ये कहते हैं इस पर तो लिखे नहीं रहा। और अगला नोट 2000 का नोट इन्होंने बंद कर दिया है। अभी तक आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अभी 73 से 75% जो करेंसी है वो 500 के नोट में मार्केट में है। अगर सरकार आपका वो नोट वापस मंगा ले और अगला नोट जारी ही ना करे तो कैसा रहेगा? आपको डिजिटल पेमेंट के लिए मजबूर कर दे कि आपको डिजिटल में ही करना पड़ेगा। अभी आपको नोट नहीं मिलेंगे क्योंकि इस नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। तब इसीलिए हमने सरकार के साथ फिर एक गेम खेला। हमने सरकार को यह कहा, हर घर से हम लोग, जैसे हम 3 लोग हैं तो तीनों लोग अपने 10-10 हजार रुपए बैंक को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं। बैंक को हम बोलते हैं भाई मारे इन 500 के जो 20 नोट है ना, इनके बदले में हमारा असली रुपया दे दो। नोट के बदले में रुपया मांगो अपना। ये नोट है, रुपया नहीं है। इस पे लिखा हुआ है मैं रुपया देने का वादा करता हूं। तो हमने कहा हमारा रुपया दे दो। हम जब ये कहना शुरू करते हैं, आज तक किसी बैंक का वो जवाब नहीं आ लिया। हम लोग बैंकों को चारों तरफ से घेर चुके हैं। आपके ऊपर सीबीडीसी लादने के लिए, डिजिटल करेंसी लादने के लिए ये नोट धीरे धीरे, जैसे अभी 2000 का नोट इन्होंने कब बंद किया याद है कुछ? इन्होंने तब बंद किया, तारीख याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटी बात यह है कि 2000 का नोट इन्होंने तब बंद किया जब आम इंसान की जेब से 2000 का नोट गायब ही हो चुका था। तो पब्लिक ने न्यूज सोचा मिलता है नहीं नोट के करा। तो ये जो बैंकों में आपसे पैसे नहीं मिलते उसको भी नॉर्मल मानने लग जाओगे आप? आपके हिसाब से तो वो नॉर्मल है भाई, आजकल बैंकों में है ही नहीं पीसा। अरे है नहीं तो कड़ा गया।
जो हमने काम करा, जो हमारे तक डिजिट लिख के देने लग रहे, अगर वो नहीं है तो लिख क्यों रहे हो भाई? क्योंकि ये खेल समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। 1947 से लेकर 2016 तक कितने साल बने हैं? 53 और 16 70 साल के करीब बनेगा लगभग। पिछले 70 सालों में भारत में कितने रुपये के नोट छपे, कुछ पता है आपको? भाई साहब, ये आपकी जेब में रुपया, आपकी जेब में ठगी होने लग रही है जो इसका आपको कुछ नहीं पता। 2016 तक भारत में 16 लाख करोड़ रुपए के नोट थे। कितने के थे? जोर तक बोलना सीख लो, क्योंकि पूछोगे तो किसी ना पूछोगे तो जबान में मारे मुंह में जबान होनी चाहिए। अगर आंकड़ा होगा और सही होगा तो भाई साहब आप खड़े होकर के पूछ सकते हो सरकारी अधिकारी से कि नोट छापने की तुमको परमिशन किसने दी? तुम तो छाप के बना के पर्ची उद्योगपतियों को देते रहोगे। गरीब तो गरीब होता रहेगा, मरता रहोगे, इसकी सारी जमीन हड़प लोगे तुम तो ऐसे करके। कितने रुपए के नोट थे 2016 तक? 16 लाख करोड़ के। और 2016 में जब नोटबंदी हुई तब से लेके आज तक पिछले 7 सालों में भारत के अंदर कितने नोट हो चुके हैं मालूम है? 34 लाख करोड़। कितने? यानी जितना नाश पहले की सरकारों ने पिछले 70 सालों में किया था उससे 2 लाख करोड़ फालतू का नाश। यानी उन्होंने तो 16 लाख करोड़ और इन्हें 18 लाख करोड़ 2016 से लेके अब तक छाप दिया भाई साहब। वो तो सुनार की कहानी थी, बस कहानी नहीं थी, वो सच था। जिस टाइम 2000 के नोट छपे थे, एक गड्डी तो मार्केट के अंदर फैलाई गई थी, उसी नंबर की दूसरी गड्डी भाजपा के कार्यालय से बदली जाया करती। अगर आपका ध्यान ना हो तो 2000 के नोट बीजेपी के दफ्तर से बदले जाया करते। देखा कहानी से पता लगी? डबल नोट छाप दिए। 16 लाख करोड़ का 34 लाख करोड़ हो गया उसे टाइम टक देसी एक नोटबंदी में ही। और पैसा कितना पड़ा है? सिर्फ 800 टन सोना पड़ा है देश के पास। 200 टन सोना तो 2014 में मोदी ने इंग्लैंड भेजा था अपनी ताजपोशी की रिश्वत, और आपको मालूम ही नहीं है क्यों भेजा था। सरकार से जब पूछा गया, एक किताब है जियोपॉलिटिक्स, नवनीत चतुर्वेदी ने लिखी है, उस किताब को कभी पढ़िएगा, अमेजन पे मिल जाएगी, 200-250 रुपए में मिल जाएगी, उसको बुलाइए, उसको पढ़िए। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब वो खुलासा हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जब संसद में डिमांड करी कि बताओ क्यों भेजा 200 टन सोना इंग्लैंड, तो भारत सरकार का जवाब था सुरक्षा कारणों से भेजा गया। सुरक्षा कारण कौन से हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है, भारत का रिजर्व बैंक नहीं है। नाम भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, असलियत में प्राइवेट संस्था है। आप प्राइवेट संस्थाओं के हिसाब से चलते हो, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नोट छपते हैं एक ही कंपनी छापती है सिर्फ। पूरी दुनिया में नेपाल का रुपया छापता हो, चाहे इंग्लैंड का छपता हो, चाहे अमेरिका का छपता हो, चाहे भारत का छपता हो, और उन कंपनियों के मालिक है रॉथस्चाइल्ड। कौन है? 3 बड़े खिलाड़ियों के बारे में आज आपको बताया मैंने, एक रॉकफेलर फाउंडेशन, एक बिल गेट्स और एक रॉथस्चाइल्ड। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसके प्लेटफॉर्म पर हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आज के टाइम पे गया हुआ है, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये 3 चेहरे सबसे आगे किए हुए हैं आज के टाइम पे आपकी सरकारों को काबू करने के लिए। और वो भी इसलिए क्योंकि आपको अपनी किसी ताकत का अंदाजा नहीं है और आपको डिवाइड करने का काम लगातार किया जा रहा है। कदे धर्म के नाम पे, कदे जात के नाम पे, कदे पार्टी के नाम पे, कदे रुपये स्टेटस के नाम पे, कभी सोशल स्टेटस, कभी मॉनेटरी, कभी कैसा, लेकिन आपको बांटा जाएगा। और आपके इस बंटने का नतीजा यह होता है कि आपकी अगली संतान पहले वाली से गरीब पैदा होएगी। आपकी जेब में रुपये ज्यादा बेशक होंदे हो। मैंने आपको बताया कि अगर आजादी के टाइम पे या आपके दादा के टाइम पे 1 रुपये में जितना सामान खरीदा जाता था, उतना सामान आज के टाइम 300 से 800 रुपए में खरीदा जाता है। इसका मतलब आप 300 से 800 रुपए गरीब हो चुके हो। 300 से 800 गुना गरीब हो चुके हो। क्यों? क्या जो आपकी जेब में जो पैसा है वो 300 से 800 गुना बढ़ा है क्या?
औलाद के पास अपने बाप तक 300 गुना रुपया है के, 300 गुना जमीन है के, 300 गुना मकान है के? सिर्फ डिजिट बढ़ी हैं। पहले से डिप्रेशन ज्यादा है, पहले से टेंशन ज्यादा है, पहले से कर्जा ज्यादा है, पहले से टाइम कम है, पहले से बीमारी ज्यादा है, पहले से भाईचारा ज्यादा टूटा हुआ है, पहले से सामाजिक संरचना बढ़ी हुई है, पहले से ज्यादा नशा है, पहले से ज्यादा तनाव के साथ साथ अपराध ज्यादा है, पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कहने को तो आज हम विजय भाई की कुड़की के लिए इकट्ठे हुए हैं, कहने को तो हम लोग इसलिए आए थे कि आन दो, कौन सा तहसीलदार आवे, कौन सा क्या आवे देख लेंगे। भाई साहब कोई को नहीं आवे, गारंटी है, इतना हम बैठे रहेंगे। लेकिन हम यहां कब तक बैठे रहेंगे? आज आपके यहां बैठे हैं, कल को अभी मेरे पास मैसेज आया हुआ था, जलंधर में कुड़की होने लग रही, इसी टाइम होने लग रही है। मैं एक जगह जा सकूं था, कहां जावांगे? तो जब जलंधर वाले भी जाग रहे होंगे और यहां वाले भी जाग रहे होंगे तो हमने आने की जरूरत नहीं होती। हम तीसरे किसी ने बचा सका थे? क्यों भाइयों? है तो यहां के लोगों को जागना पड़ेगा, यहां के लोगों को बचाने के लिए। बाहर तो आके कौन कौन कद कद बचावेगा? बाहर से आके ज्ञान तो दे सकते हैं, आपको बातें समझा सकते हैं, कानून लड़ाई लड़ने के तरीके बता सकते हैं, सारी कहानी बता सकते हैं, लेकिन बाहर का आदमी आकर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। भाई मेरे, बाहर का आदमी तो लूट के तो लेकर जा सके। बाहर का आदमी जब मैं आऊंगा रोज रोज बुलाओगे तो फिर थोड़े दिन में दिहाड़ी भी तो मांगने लग जाऊंगा। है बन्नू क्यों कराऊं मैं कोठाली थोड़ा फिरूं बालक पढ़ने पढ़ने। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह करना पड़ेगा कि जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं इनकी मदद लो, अपने आप को जागरूक और अपने आप को एजुकेट करने के लिए। समझ लो, आप चीजों को समझो। अभी यमुनानगर के अंदर 4, 5 और 6 तारीख को ट्रेनिंग होनी है हमारी। कब होनी है? 4, 5 और 6 इसको अगले महीने की अगस्त को। अगर आप खुद भी आ जाओ तो आप ना पूरा षड्यंत्र समझाने में 3 दिन थोड़े पड़ जाते हैं भाई साहब। हम अभी करके आए हैं हिसार के अंदर 21, 22, 23 को करके आए हैं। 23 2-3 दिन पहले खत्म हुई हमारी। 3 दिन थोड़े पड़ जाते हैं। और कोई साथी गया था क्या यहां से? विजय गया था। विजय भाई मतलब जो बातें वहां पढ़ाई जाती हैं कोई और दूसरा आदमी बता सके कि कितने भी? क्या आप लोगों को लगा कि हम भाषण पेलने जाते हैं? हाँ भाई 3 चीज है इसके अंदर, एक जनता, एक सरकार और एक मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा। तो इससे लोगों को लगता है कि ये कोई पार्टी या कोई संगठन होगा। ना तो हमारी कोई पार्टी भाई, ना हमारा यो संगठन है, ये एक मोर्चा है। मोर्चा मतलब फ्रंट के कोई भी गलत काम हो लग रहा हो उसके खिलाफ लड़ने वाला एक मोर्चा। के लिए ला दिया भाई आड़ा मोर्चा। सिर्फ और सिर्फ गलत के खिलाफ लड़ने के लिए और नई व्यवस्था बनाने के। नई व्यवस्था कैसे? इनकी बैंकिंग व्यवस्था कहती है कि हर आदमी का, गरीब आदमी का शोषण होगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि समाज के अंदर एक भी व्यक्ति का शोषण ना हो। और उसकी व्यवस्था सिर्फ चाहते नहीं है, उसकी व्यवस्था को बनाएंगे हम लोग, और बिना सरकार बनाएंगे। मतलब हम लोगों को पॉलिटिक्स, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। जो जनता सरकार मोर्चा के अंदर फ्रंट पे है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको वोट 500 रुपए दे के देनी है या मुद्दा देख के देनी है। आप मुद्दा कैसे बनाओगे? अभी तक पॉलिटिशियंस आपका फायदा उठाते आए, आप पॉलिटिशियंस का फायदा कैसे उठाओगे? यह समझाना जनता सरकार मोर्चा का काम है। यानी कि हम लोग ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे कि जनता सरकार मोर्चा परमानेंट अपोजिशन और पैरेलल सरकार चलाएगा। मतलब जब बराड़ा के अंदर अगर तहसीलदार का अफसर है, इनकी जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, अगर उसमें जो अफसर है वो तहसीलदार है सबसे बड़ा, तो जनता सरकार मोर्चा का एक तहसीलदार बनेगा।
उन्हें चुनाव को नहीं लड़ना, वहां नहीं लड़ना, अपना तहसीलदार बनेगा। उस तहसीलदार को इतना एजुकेट करना है कि उस तहसीलदार के मुंह में तो उसकी जबान से वो बात कहलवाई जाए कि तुम ठगी कर रहे हो और हम जनता ठीक है। यानी जनता के लिए लड़ना, जनता को लड़ना सिखाना, जनता को इतना जागरूक करना, यह काम जनता सरकार मोर्चा का है। जनता सरकार मोर्चा का विजन यह है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर के ऊपर फैसले लेने का जो अधिकार है वो गांव का होना चाहिए, स्थानीय लोगों का होना चाहिए। और दूसरा जनता सरकार मोर्चा का विजन है कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को हटाना चाहते हैं। शिक्षा में अगर पूंजीवाद हावी रहेगा, केवल गरीबों के अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर स्वास्थ्य में पूंजीवाद हावी रहेगा तो सिर्फ अमीरों के बच्चे ही स्वस्थ रह पाएंगे। अगर न्याय में अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो पुलिस वालों को, वकीलों को और जजों को देने के लिए पैसा गरीब आदमी के पास नहीं है। राजनीति में अगर पैसा हावी रहेगा तो अमीर लोग ही राजनीति में जाएंगे और अमीर लोग केवल पूंजीपतियों के लिए ही नीतियां बनाएंगे। और खेती में अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो ये कंपनियां जो हैं ये आपको जीने नहीं देंगे किसी किसान को। इसलिए इनसे पूंजीवाद निकाल के इसको वैसे उस तंत्र पर लेकर आना है कि कैसे हम लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे तंत्र का विकास कर सकें। इस पे काम करने का, अगले 50 साल तक काम करने का हमारा निर्णय है कि हम लोग अपना जीवन इसको समर्पित करने वाले हैं, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के लालच के, कि भाई कम से कम गांव वालों को, लोगों को इसके बारे में जागरूकता आ सके। अब आप लोगों को 2 काम करने हैं जी। आप लोग एक दूसरे का नंबर सर्कुलेट करके रखेंगे। हम लोग वेट बतेरा कर लिया। आप, मैं बता रहा हूं, चाहे शाम तक बैठे रहो, जब तक हम लोग रहेंगे सरकार के अधिकारी नहीं आएंगे। आपने एक काम करना है कि जैसे ही सरकार के अधिकारी अगर आते हैं कुड़की करने के लिए, अगर तहसीलदार पुलिस को लेके आता है तो आपने उनके आगे खड़ा हो जाना है। सिर्फ एक ही बात कहनी है, देखो साहब, अभी तो तुमको साहब कह रहे हैं तो साहब के हिसाब से समझ लो, नहीं तो थोड़ी देर में नाम लेके भी बुला लेंगे। आपको हमने कागज भेजे हुए हैं, बैंक अधिकारी आएगा, आपको हमने दस्तावेज भेजे हुए हैं कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है। वो कागज आप विजय से ले सकते हो, कौन सी, उसकी फोटोकॉपी देख लियो, उन्हें पढ़ोगे आपने बेरा लाग जाएगा कि बैंक ने कितना बड़ा फ्रॉड कर रखा है आपके साथ। कुछ नहीं करना, आपको कागज ले लो उस पे से, और पूरे सबूत हैं, कानूनी दस्तावेज हैं। उनको घरा बनाए हुए कागज नहीं है, नहीं है कि कुछ भी लिख दिया खाम खाई। उनके प्रति जो भी सबूत चाहिए वो कानूनों की कॉपी भी लगाई होगी ना आपने, कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट, सब की कॉपी लगा रहे, वो कानून की कॉपी भी लगा रखे, किस कानून के तहत हम अपना अधिकार आपसे मांग रहे हैं। हम, आपने सिर्फ इतना ही अड़ना है एक ही बात के ऊपर कि इन सवालों के जवाब दे दो और आज ताला ला दो, कोई दिक्कत नहीं, हम नीलाम करवाने को तैयार है ना, बल्कि हम सारा पैसा देने को तैयार है, लेकिन कागजों के जवाब दिए बिना नहीं, धक्काशाही नहीं चलेगी भाई। नहीं तो कल न कुछ कानून बना देंगे। और आप लोग देख लो, समाज में 18 लाख का लोन दिया, 25 लाख भर भी लिया, इब भी 18 लाख देने चल नहीं रहा क्या आप लोगों के साथ? सबके साथ ये खेल खेल रहे, सबके साथ भाई साहब, एक भी नहीं बचेगा, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए आज के टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए विजय के साथ खड़ा होना मेरी तो मजबूरी है ही, आपकी भी मजबूरी है। तो आज इसके साथ खड़ा हो गया। सिर्फ आज दिन छिपने तक, दिन छिपे के बाद कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस, कोई भी संस्था किसी घर की नीलामी नहीं कर सकता, उसके ऊपर अपनी सील नहीं लगा सकता। सिर्फ आज का दिन टालना है, उसके बाद दोबारा बैंक नहीं आएगा, क्योंकि वो कागज सरफेसी में एक बार पास कर दिए, दूसरी बार तो ये FIR कराएंगे हम। जो आवेगा ना, जो भी अधिकारी आएगा, उनके नाम जरूर पूछना, क्या क्या नाम है, कागज के ऊपर लिखना, पोस्ट क्या है तेरी, तेरा रैंक क्या है, मतलब तू मैनेजर, तू तहसीलदार है, तहसीलदार का नाम लिखियो, क्योंकि FIR बाई नेम करेंगे हम। पुलिस वाला जितना, हाँ वीडियो तो बनेगी, वीडियो तो बनाओगे ही। पुलिस वालों के यहां बैच होता है, नाम का नेम प्लेट होती है, अगर किसी की नेम प्लेट जान के में इसी रखे तले पड़ जाएगा, दिखे नहीं, उसको सीधा बोलना है, या नेम प्लेट सीधी कर, पहले नाम बता क्या है, नाम, बेल्ट का नंबर और वो कौन से थाने में है वो नोट करके रखना। जो व्यक्ति आएगा, जो भी अधिकारी यहां आएगा आपकी जमीन की कुड़की करने, बाई नेम FIR कराएंगे उसके ऊपर, बाई नेम, बचता नहीं है वो, इसीलिए वो आवे को नहीं जब तक हम रहेंगे। तो आप आए, आपके होते हुए कोई आ जाएगा अगर, तो आपने ऐसा अरेंजमेंट करना है कि विजय को ये बोल जाए, कोई आ जाए तो मैसेज कर दियो, आधे घंटे में पहुंच जाओगे, आधे घंटे में तो आप सारे, क्यों जी,
आधे घंटे 15 मिनट में पहुंच जाओ, पहुंच के सिर्फ इतना पूछना कि भाई जो कागज दे रखे उनका जवाब दिए बिना तो कुछ नहीं होने देंगे। कागज का जवाब दे जा और जमीन पे ताला लगा जा, बात खत्म, हमने कोई टेंशन नहीं। और आज नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे फिर तो चलो पेंडा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार तो आंदे नहीं हमें। दूसरी बार के लिए एफआईआर हमने करवा दी है, बाई पोस्ट तो करवा दी, ऑनलाइन तो करवा दी है, उनके हाथ में पकड़ावांगे बाई नेम की कि तुम लोग हमको मेंटली हरास कर रहे हो हमारे सवालों के जवाब दिए बिना। असलियत में देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ पड़ा है। द इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से एक किताब है, उस किताब के अंदर वर्णन किया हुआ है कि हेनरी किसिंगर ने, वो बोलता है कि जिस दिन देश की जनता को इन पूंजीपतियों के पैसे छापने का खेल समझ में आ गया, उस दिन इस दुनिया में क्रांति हो जाएगी। मान लो आपको पता चल जाए कि आपको 800 गुना गरीब बनाया गया है, आज झाड़ू मारने वाले आदमी के पास भी लैम्बोर्गिनी होती भाई साहब। अगर आज जो वैध रुपया अगर लागू हो जाए ना, कि अगर हम सिर्फ इतना मांग ले सरकार से कि सरकार एक भी कानूनन मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, सिर्फ इतनी डिमांड कर ले, तो बैठे बैठाए हमारे पास लगभग प्रति व्यक्ति, मैं ज्यादा नहीं कहता, लगभग 3.5 किलो सोना आ जाएगा। इतना हमारे पास इस टाइम पे पूंजी और पैसा है भारत के पास में, लेकिन हम लोगों को मांगना नहीं आता। अगर इस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हो साथियों, तो भाई 2 आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने अपने गांव में जाकर के इन साथियों को, जो आपके लोकल साथी हैं, इनको बुला के उनको एजुकेट करो। दूसरा आपका काम है 4 से 6 तारीख तक जो यमुनानगर के अंदर ट्रेनिंग है, वो गौरव भाई हैं, कहाँ है भाई गौरव? वो गौरव है, ये इससे आप नंबर वगैरह सब ले लियो। उस ट्रेनिंग में जितने आप आओ, आपके साथ समाज के वो लोग हमको चाहिए शुरू में जिनका जमीर जिंदा है। जो लोग किसी पॉलिटिशियन की रैली में पैसे लेके जाता हो, दिहाड़ी पे जाता हो, दारू की पर्ची पे जाता हो, क्या पे जाता हो, वो आदमी हमारे को नहीं चाहिए। सिर्फ जमीर जिंदा वाले लोग आप वहां भेजिए। कहानी हम समझावांगे, षड्यंत्र हम समझावांगे, बच्चा की जो जिंदगी है उसने बचाने की लड़ाई भी लड़ लग रहे हैं आप, हेल्थ बचाने की भी लड़ाई, समाज की व्यवस्था को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो दूसरा नंबर पे वो ट्रेनिंग में लोगों को भेजो। तीसरे नंबर पे 10 तारीख से 16 तारीख तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी शिमला में। सिर्फ उसमें वो लोग जा पाएंगे जो लोग यहाँ ये ट्रेनिंग अपनी कर चुके हैं। तो 7 ट्रेनिंग है। छठी ट्रेनिंग हमारी जयपुर में है, कल से स्टार्ट है 28, 29, 30 को जुलाई में, और 7वीं ट्रेनिंग हमारी यमुनानगर में है 4, 5, 6 को। और इसके बाद आपको हमें मजबूत करना है नवंबर की 19 तारीख को। कितनी तारीख को? नवंबर की 19। देख लो दूर है, 5-6 महीने हैं। 5-6 महीने बाद नवंबर की 19 तारीख में अगर हम बचपन बचाओ रैली करेंगे, हमारी रैली का नाम होगा बचपन बचाओ रैली, क्योंकि बालका ने बचाने की लड़ाई लड़ांगे अपन सारे मिलकर। और इसके अंदर रुपये का बहुत बड़ा झोल पड़ेगा। ये अपन सारी डिमांड, जितनी भी डिमांड हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है, वो अपन वहाँ सरकार से मांगेंगे। जितने सिर होंगे, जितने लोग होंगे, उतना हमारी मजबूती आएगी। और जो अगर आपको ये लगता है कि ये लड़के ठीक रास्ते पे हैं, तो आशीर्वाद देना, हमको मजबूत करना और लोगों को भेजना। और लगे कि गलत रास्ते पे है तो हमको सही रास्ता दिखाना, कि इससे बढ़िया रास्ता दिखाओ, तो हम लोग उस पर चलने को भी तैयार हैं। और कुड़की वाले के लिए आपको तैयार रहना है। आज दिन छिपने तक आपको मजबूत रहना है, कि तैयार रहना भाई, किसी टाइम भी जाना पड़ सके। और जो भी आवेगा, बस आपने कुछ नहीं कहना, एक ही कागज, भाई कागज जो जवाब मांग रखे हैं, जो सवाल है उनके जवाब दे दे। बाकी का हिसाब किताब जनता सरकार मोर्चा जाना है और उसके साथी जाना है। हिसाब सरकार तक लेने का शुरुआत हो ली है, इसको तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक एक एक आदमी का हिसाब ना हो जाए। मैं अपनी अभी की बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मोर्चा 24 जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था जी। हम संसद में कभी नहीं उठाने वाले जी, ना ही हमारा संसद में। हम तो यहां से लोगों को तैयार करेंगे। देखो उसका तरीका है, हल का एक तरीका निकाला है। अभी ऑनलाइन मत चलाओ इसको। भाई राम राम सारे भाइयों ने। और अपन जनता सरकार मोर्चा वाले साथी अभी अपने जनता सरकार मोर्चा के ही एक और साथी विजय भाई के साथ बराड़ा में बैठे हैं। अभी
इनके पास खबर ये थी, एसएचओ ने ये कहा था भाई बैंक ने फोर्स मांगी है आपके घर की कुछ कुड़की करने के लिए या उसकी नीलामी करने के लिए या उसको सील करने के लिए, कर्जे वाला मसला था। जबकि बैंक में हमने आवेदन दिया हुआ था। और ये साथी आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ साथी हैं इधर, ये अपने साथी हैं जो यहाँ पर बैठे हैं मीटिंग के बाद। अभी यहाँ लोकल जो साथी थे, लोकल जो गांव वाले थे, उनको हमने सारा समझाया खेल कि भाई पड़ोसियों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा और अपने लोगों के साथ तो खड़े हुए बिना बात बनेगी नहीं। तो इसके अंदर हमने अभी क्या किया कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को जब समझाया गांव वालों को, तो इनका तो मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा विजय भाई कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा जी। तो जो गए हैं साथी, उनने क्या है, वो कह रहे हैं जी हम आपके साथ खड़े हैं और हमारे बहुत कुछ समझ में आ गया है इसके अंदर। हाँ, और हम यहाँ पे एक बेहतरीन टीम बनाएंगे, अपनी टीम बना करके अपना काम चालू करेंगे। बिल्कुल। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक हम बैठे रहेंगे जनता सरकार मोर्चा वाले, ना तो कोई तहसीलदार आवे, ना कोई भी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुड़की वाला मानस तो आने तरह, ना कोई पुलिस वाला आवे। क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम शायद कि पुलिस कभी भी किसी की गाड़ी उठवाने के लिए या आपके मकान को कुड़की करने के लिए बैंक का साथ नहीं दे सकती, गैर कानूनी है। मैं आपको बताऊं, पुलिस को केवल यह अधिकार है कि वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ एक हवलदार को भेज सकता है, थानेदार, वो भी इसलिए कि वहां कोई अराजक तत्व आ जाए और कोई गलत तत्व आ जाए, कुछ गलती कर दे, कुछ ऐसा काम कर दे अपराध, तो उस टाइम पे निर्णय कोई लेना पड़ जाए, कोई सिर्फ इसलिए। लेकिन वो आपके यहाँ पुलिस फोर्सफुली आपके मकान को वो नहीं कर सकती, कब्जा नहीं कर सकती। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के पास कोई बैंक से कोई जानकारी है क्या? अभी तक तो हमारे पास बैंक से कोई जानकारी नहीं है। अभी कोई नहीं आंदा मतलब? अभी वो आए मेरे ख्याल से, वो खड़े हैं। वो किसी का फोन आया है? हाँ, अभी ये जो गाड़ी में गया बंदा बैंक से ही है, ये लीगल अफसर है इनका। हाँ, जो जिसका मेरे को पहले फोन आते थे यार। हाँ। जो पहले भी नोटिस लेके एक बार आए थे। हाँ। जो तेरा अपना, तो अभी क्या बोला इन्होंने आपको फोन करके? कुछ नहीं कहता, अभी हम आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं। तो भाई कुड़की वाले तो मानस आए नहीं, वही लीगल वाले आए हैं। इन लीगल वाले के कहेंगे, उनने भी देख लेंगे, लीगल वाला ने भी देख लेंगे के कहेंगे के नहीं। और हाँ, कमाल की बात जी, पापा देख रहे थे जिस टाइम पे अपनी मीटिंग चल रही थी ना, तो सरकार की गाड़ी, सरकारी गाड़ी वाले नंबर तो जी भी लिखने लग गए ना, गवर्नमेंट व्हीकल वाली गाड़ियाँ थी, वह काले शीशे लगी हुई गाड़ियाँ कितनी बार चक्कर काटने लग रही थी, बाहर मैंने देखने लग रही भाई यहाँ तो मानस इकट्ठे हो गए, अरे तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, तो तहसीलदार के ज़्यादा तो चढ़े रहा होगा। और वहीं इवन कहोगे भाई हम तो वहाँ गए थे अपनी ड्यूटी पूरी करके, वो क्या पता वो नोटिस देने आया होगा, क्या होगा, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट। लेकिन चलो जैसा भी हो, मैं केवल इतना ही कहूँगा, बाकी जगह पे जितने भी लोग हैं, अगर कोई जमीन आगे होंगे, जमीन की कुड़की वगैरह का अगर कोई मसला हो, तो भाई साहब आप हमारे साथी हैं ही हैं जनता सरकार मोर्चा के, उनसे कांटेक्ट कर लो और उनको बताओ आप सारी की सारी कहानी। जो जानते पहचानते हैं, ये सारे जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं। और बैंकिंग ने जो देश की जनता के साथ जो फ्रॉड किया है ना, उसके दस्तावेज हम ले आए आरबीआई की आर्काइव से निकलवा के, और उस फ्रॉड के हिसाब से हमने आपको कुछ नोटिस सर्व कर रखे हुए हैं, आवेदन दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास तो लीगल पूरी फौज है वकीलों की, उस फौज को बोलो कि लाओ यार इसका लूप होल काट के, कोई कह दो जो उनसे पीछे लिए थे वहीं दे दो, न्यू लिख के दे दो। है नहीं जी भाई, जवाब तो बनता है, जवाब है ना जी। तो जवाब के बिना तो कोई लॉजिक ही नहीं, फिर ना कोई पूछण का, ना पीछे मांगण का, ना कुड़की, तो दूर की बात है। जवाब के बिना तो कोई भाई, क्योंकि ना तो आपसे पैसे ले रखे, बैंक से ले रखे। और बैंक ने देखो, एक कमाल की बात यह है कि बैंक ने जब पैसे दिए थे तब सारी पड़ताल करी थी। मन दे दे, ठीक है जी। अब बैंक ने जब पैसे दिए तो उस टाइम आदमी की पूरी पड़ताल करी, भाई देने लायक है नहीं है, इसका ब्योंत है कि नहीं, जितना गुंजाइश है उससे कम देवे बैंक, तो बैंक कभी उससे ऊपर नहीं देता। तो बैंक की पूरी गुंजाइश के बाद भी ये इस लेवल पे कैसे पहुंचे कि ना दे पाए, ये भी पूरा खेल है, ये भी पूरा षड्यंत्र। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंक वालों को नवंबर की
नोटबंदी से पहले सितंबर वाले जो क्वार्टर है उससे पहले तक डंडा किया जाए कि लोन बांटो और फिर अचानक से लॉकडाउन हो जाए, तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरी की पूरी कि जमीनों के ऊपर कब्जा कैसे करना है, रुपए का डिवैल्यूएशन कैसे करना है, उस खेल को कैसे बढ़ाना है। तो इस खेल में वो इस्तेमाल करता है हमारे भाई बंधुओं को। अब आप लोग तो हमारे भाई बंधु हैं। अंग्रेज जब आए थे, जब गोलियां चलवाया था जनरल डायर जैसे लोगों ने, वो हमारे तो भाइयों से चलवाई थी। तो अब आपको बुरे बनाएंगे वो तो, ठीक है। खुद तो बैठे हैं वहां, बैठे बैठे वहां से पूरी बैंकिंग को घुमा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, एसबीआई वाले भी नहीं है, कोई भी बैंकिंग कर्मचारी, मैं बताता हूं, बैंकिंग का कोई भी कर्मचारी, इवन आरबीआई का कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये बैंगलोर हाई कोर्ट का आदेश है, वो हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी है। मतलब बैंकिंग में काम करने वाला व्यक्ति सरकारी आदमी नहीं है। लेकिन वो फ्रॉड क्या है सबसे बड़ा, कि बैंकिंग वाले आदमी के साथ अगर आप दूसरे तरीके से बात करोगे तो वो अपराध क्या लेते हैं, सरकारी काम में बाधा का। इसीलिए वो बैंकिंग के आदमी के आगे पुलिस के आदमी को करते हैं, वो किसी सरकारी आदमी को लेके आते हैं अपने साथ में, क्योंकि असल में सरकारी वो है, बैंक वाला सरकारी नहीं है। अब बैंक वाले कर्मचारी को भी नहीं पता कि आप ठग रहे हो इनको, अपने भाई बंधुओं को, ठीक, नौकरी कर रहे हैं वो तो कहने की बात है, ये तो आपकी जबान में डाला जाता है कि हमने तो नौकरी करनी। असलियत में तो पता है आपको भी, सारे षड्यंत्रों का पता है, अंदर क्या चल रहा है। अभी आप बैंक में हो, बैंकिंग का आदमी को पता है कि बैंकिंग को छोड़ के बैंक सारे काम करने लग रहे, बीमे बेचने लग रहे, लोगों के पैसे धक्के तक काटने लग रहे, कमीशन काटने लग रहे, लोगों ने दरान धमकाने का काम, वसूली का काम, हफ्ता वसूली जैसा काम करने लग रहे। सारा काम बैंक कर रहे, सिर्फ बैंकिंग नहीं कर रहे। बैंकिंग होगी सीएचसी सेंटर से या एटीएम से, बैंकिंग वहां से होगी, और बैंक अंडे देने खातर बैठा गए, लेकिन बैंक के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो इस पूरे षड्यंत्र के ऊपर जब हम आरबीआई के जैसे दस्तावेज लेकर के आए ना भाई साहब, तो आदमी की आंखें जो है ना वो फटी की फटी रह जाती हैं। पता भी नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता आपके साथ षड्यंत्र चल रहा है, आपको भी नहीं पता कि आप खेल, उस खेल में आप मोहरे बनाए जा रहे हो बेसिकली, लेकिन चल रहा है। क्योंकि गांव देश की जनता जो है वो बेचारी नादान है, उसको नहीं मालूम, उसको रिसर्च करनी सिखाई नहीं, उसको तो स्कूल में रट्टे मारना सिखाया, उसकी औलाद को रट्टे मारना सिखाया। अब आपको ये तो मालूम है कि जितने नोट बैंक छापता है उतने रुपए का सोना भी रखता है, लेकिन कितना रखता है वो तो नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। डिवैल्यूएशन करोगे तो आपको आजीवन कारावास तक की सजा हो जाएगी। तो वो कौन सी सरकार थी और कौन प्रधानमंत्री था जिस हरामखोर ने पैसे को डिवैल्यूएशन का नोटिस जारी करा? सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप पैसा डिवैल्यूएट कर सकते हो क्या, बिना कानून बनाए? और जो 47 से लेके आज तक जो डिवैल्यूएशन का रुपया था उसका हिसाब मांगेंगे ना, इनकी सारी पुश्तें, आने वाली पुश्तें, कोई सी भी पुश्तें पूरी नहीं कर पाएंगी, इतना हिसाब किताब है। यहाँ पे तो कोर बैंकिंग को ये नहीं पता कि रुपया करेंसी और उसमें बैंक नोट में अंतर है या सेम ही है। मतलब कोर बैंकर था एक, हमारी ट्रेनिंग के अंदर आया हुआ था हिसार में, बैंगलोर से कोर बैंकिंग में काम करने वाला बंदा था, एसबीआई की कोर बैंकिंग में। उसने बताया हमारे को, वो हमने उसको बोला, मैं कहा हमारे पास तो बैलेंस शीट है बैंक की, आपने कभी बैलेंस शीट देखी क्या? आपने देखी बैलेंस शीट? नहीं देखी। आपको क्यों नहीं दिखाते? बैलेंस शीट जहां रखी जाती है वो जगह ऐसी है जो नो फ्लाई जोन, नो ड्राइविंग जोन, नो ड्रोन जोन, कोई ड्रोन नहीं जा सकता वहां, और अगर व्यक्ति वहां चला जाए तो शूट एट साइट का ऑर्डर है। मतलब वो इतनी सिक्योर जगह पे रखे जाते हैं आपकी बैलेंस शीट, और ऑनलाइन नहीं होती कभी भी, ऑफलाइन होती है। और जिस आदमी से पैसा वसूल लिया उसका अकाउंट डिलीट कर देता है बैंक, ताकि हिसाब ना रखे इस लूट का। पता है नहीं तो बात आपको, जाके पूछना कोर बैंकिंग में। जैसे ही आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया, कोर बैंकिंग में जाकर के वो पूरा डेटा पूरा का पूरा डिलीट। हर लोन अकाउंट नया अकाउंट बनता है, हर एक लोन, मतलब जिस आदमी का बैंक अकाउंट तो एक रह जाए, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर तो है, पैन नंबर तो, आधार तो परमानेंट है, बाकी सब कुछ परमानेंट है, सिर्फ एक चीज परमानेंट नहीं है, आपका लोन अकाउंट। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि पुराने तो मुझे पता नहीं, पर पिछले 6 साल से ऐसा, पिछले 6 साल से कस्टमर आईडी जनरेट होती है, इसमें कस्टमर के सभी तरह के लोन अकाउंट उसी कस्टमर आईडी के अंदर आ जाते हैं। लोन अकाउंट है 5 ईयर्स का है, लाख मेरा प्रॉर मुझे पता है। अगर आपके, जब मैं वही कह रहा हूं,
वो जो कोर बैंकिंग वाली बात है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, ले उठाइए इसका फोन, कहिए आशीष को, कहते चलेंगे अभी थोड़ी देर में बराड़ा से। ना ना उठा ले, कहते उठा के बात कर ले ना, कहते मैं फोन करेंगे यहाँ से और प्लान बना लेंगे। जो वो है ना कोर बैंकिंग, और जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का अरे भी किसी को भी ये नहीं पता कि बैलेंस शीट खेलते कैसे हैं खेल में। बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, असलियत में क्या होना चाहिए, मैं बैंक हूं, मेरे पे 100 रुपए हैं और भाई ने मेरे से 40 रुपए मांगे, तो बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, 100 रुपए, उधर 0, इधर 100 में से -40 और उधर +40, इधर हाँ है ना, इधर रह गए 60 और उधर रह गए 40, ये होना चाहिए। होता क्या है रियलिटी में, क्या होता है 100 0 40 40, बैंक इधर माइनस लगाना भूल जाता है। जैसे ही बंदा लोन लेता है बैलेंस शीट में 140 हो जाते हैं और 40 बंदे पे तो लेने भी हैं, और ब्याज के साथ लेने, और ब्याज से लेने, और बैंक लिखता नहीं कि ब्याज है, ये सर्विस चार्ज बताता है, क्योंकि बैंक को मालूम है कि ये इलीगल है ब्याज लेना, और वो ब्याज लेने को इसलिए सर्विस चार्ज के नाम पे चार्ज ले लिया, और वो ब्याज ले लिया, उस ब्याज को लेते ही फिर आगे चढ़ा देता है, मूलधन बना देता है और मूलधन को छाप लेता है साथ के साथ। इसीलिए 2016 से पहले 34 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, पेपर करेंसी जो हमारे देश के अंदर छपी हुई, आज के टाइम 34 लाख करोड़ है साहब, सिर्फ 8 साल में। यानी जितना पूरे 70 साल में छापा नोट, उतना ही नोट पिछले 6 साल में छाप दिया, 2016 से लेके आज तक। 2002 का नोट आया, जब 2000 का नोट आया तब से लेकर, और 2000 का नोट गायब कर दिया, बाजार से गायब। आप 10वीं की सनद पे ले लो भाई साहब, 12वीं की पे ले लो, आधार और कुछ नहीं है, नहीं कति अनपढ़, आधार कार्ड पे ले लो। ऐसा कौन है कि 34 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है बंदे की जेब में, और लोन दे रखा 156 लाख करोड़ का। इस टाइम देश की जनता पे 156 लाख करोड़ का लोन है, जब पैसा ही नहीं है बैंकों के पास इतना, जब पेपर करेंसी नहीं छपी हुई, तो लोन कैसे दे दिया, कहां से दिया, कौन है वो देने वाला, कौन से स्टैंडर्ड पे दिया, क्या मानक स्टैंडर्ड है, कुछ तो तरीका होगा यार देने का। मेरे घर में कुछ होगा जब भी तो दूंगा। हाँ मेरे पास है नहीं, मैं देने लग रहा लोन, कमाल की बात। अच्छा मेरे को तो फैक्ट्री खोलने के लिए 1000 करोड़ भी दे देंगे, अडानी को तो खोलने के लिए 10,000 करोड़ भी दे देंगे, मेरे को ये मकान बनाने के लिए तो 2 करोड़ 5 करोड़ में जितना मर्जी लोन मांग लो ले लेंगे। लेकिन बैंक ने आज तक अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाई भाई, सब कुछ किराए पे, आरबीआई की, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें भागना है, एक दिन जिस दिन जनता को पता चल गया भागना पड़ेगा। इनके लोग जिनसे आप लोग जो कर्मचारी हो ना बैंकों के, इनके तो लठ मारेंगे आपके पड़ोसी, क्योंकि सच आपने ही तो प्रोपेगेंडा चलाया ना। अब सरकार ने तो अपना इंजेक्शन वाला प्रोपेगेंडा चला दिया, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को घर घर तक पहुंचाने वाली तो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर थी ना, मास्टर था ना। लठ तो उनका लागेंगे ना, जब लोग मरेंगे तो लोगों ने पता चलेगा कि इनके धक्के करने तो लोग मरे। तो ये जो लोग सुसाइड करने लग रहे हैं, वो सुसाइड का असली जिम्मेदार तो आप लोग हो ना, जो बैंकों से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए बिना जवाब दिए। भैया हमने तो नौकरी करनी, नहीं कहते अरे नौकरी करनी। वही जो मैं मास्क वाले मामले में फंसा, वो एसडीएम कह रहा था कि हमने तो नौकरी करनी, और नौकरी करने का मतलब ये होगा कि एडीसी न्यू कह देगा कल शाम में 4 छोरी लेकर आई हो तो देनी पड़ेगी हमने, ऐसा थोड़ी है यार। जो कानून सम्मत बात है सिर्फ उसको मानो, जो गलत बात है उसको मानने का, आप मना करने का अधिकार है आपका यार। अब मैं नहीं मानता यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये बात मेरी समाज के, मेरी जनता के, मेरे लोगों के, मेरे देश के खिलाफ है, मैं नहीं मानता। साफ कह दो अपने अफसर को, अफसर क्या कर देगा। लेकिन नौकरी को इतना बड़ा हुआ बना दिया कि नौकरी बचाने के लिए मतलब बाजू आगे कर दी, कल ना पिछवाड़ा आगे कर दोगे। भाई नौकरी को बचानी थी इसलिए कर रहे, मतलब ये तो रेप करवाने के लिए तैयार हो गए ना आप, या तो प्रोस्टिट्यूशन है ना सीधा सीधा, कि आपको नौकरी का भूख का पैसा का लालच डाल गए। तो हम तो यही कह रहे थे साहब, हमारा तो एक ही इतना ही कहना था कि भाई इतना जवाब नहीं आंदा। हम तो देखो हमने उसमें चिट्ठी में लिख रखा ना हम आपका 1 रुपया रख दे, ना हमारा इरादा रखने का, लेकिन हमें पता फ्रॉड का अब चला, भाई को पता अब चला, हमें को तो पता पहले से ही। हम तो चले जाओ, हमारे तो कोई बैंक वाला लोन नहीं देता। ओह बलारा साहब चाय पियो पानी पियो, लोन नहीं मांगो, हमने बेरा तो क्यों कर देगा। कब भेजी भाई साहब चिट्ठी आपने? ये 14 तारीख को भिजवा दी थी। 14 अभी जुलाई, हाँ, और 17 तारीख को रिसीविंग भी होगी थी स्पीड पोस्ट से, और पोस्टल लगा के किस चारों एड्रेस पे भिजवा रखी हैं। प्रतिलिपि हमें भी दे दो अगर दे सकते हैं।
हाँ बिल्कुल दे नहीं सकते, हम दे देंगे। प्रतिलिपि हम तो बैठे ही से काम पे प्रतिलिपि देने पे आयरन का है तो आप इनको दे दो, हम चलना जी, हमारा कोई काम होता हम बता दी बिल्कुल अजीब खाने का काम है अपना। खाने का काम, चलो खाना खा के चाल पड़ेंगे। चलो करो जी, इतने बाहर खड़े हो जाओ, इधर अंदर बैठ आप लोग करो बात। हाँ हम अंदर बैठ जाए, आप बात करो।